नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि सफलता का सीधा रास्ता केवल पसीने और लंबे घंटों से होकर गुजरता है, तो रुक जाइए। आपने कितनी बार खुद को थका दिया है, रात रात भर जगे हैं और फिर भी देखा है कि आपसे कम मेहनत करने वाला व्यक्ति आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि संघर्ष एक गौरव है, लेकिन मैं कहता हूं संघर्ष अक्सर गलत रणनीति का संकेत होता है। अगर आपकी नाव में छेद है तो आप चंपू कितनी भी जोर से चला लें, आप डूब ही जाएंगे। आज हम उस क्रांतिकारी विचार को समझेंगे जो अब आपकी कार्यशैली को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम जानेंगे कि क्यों कड़ी मेहनत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, वाई हार्ड वर्क इज और रेटेड, और क्यों आपकी सफलता की कुंजी आपके प्रयास की मात्रा में नहीं बल्कि आपके रणनीति चुनाव में छिपी है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप काम करने नहीं बल्कि स्मार्टली जीतने का विज्ञान सीखेंगे। तो हम चैप्टर 1 की बात करेंगे, कड़ी मेहनत का मिथक, संघर्ष का जाल और असफलताओं की चेतावनी। हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकने और उस सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि सफलता केवल अथक, दर्दनाक और लंबे संघर्ष से ही प्राप्त होती है। लेखक इस विचार को एक हानिकारक मिथक मानते हैं। उनका तर्क है कि समाज कड़ी मेहनत को एक ऐसे पुण्य के रूप में पूजता है जिसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहिए, भले ही वह मेहनत निसफल हो। संघर्ष एक गौरव नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यदि आप किसी कार्य में असामान्य रूप से अधिक संघर्ष महसूस कर रहे हैं या लगातार थकान और निराश में डूबे हुए हैं, तो इसे महानता की निशानी के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके विपरीत यह आपके लिए एक स्पष्ट चेतावनी संकेत होना चाहिए कि आपके दृष्टिकोण, रणनीति या कार्य क्षेत्र में कहीं कोई गंभीर गलती है। इसे एक सवायर पेग राउंड होल की समस्या के रूप में समझा जा सकता है। आप एक चौकोर खूंटी को एक गोल छेद में जबरदस्ती ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बलपूर्वक फिट करने के लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और यही अतिरिक्त अनावश्यक ऊर्जा ही वह कड़ी मेहनत है जिसे लोग संघर्ष कहकर महिमा मंडित करते हैं। अपन एक उदाहरण से समझते हैं संघर्षरत सेल्समैन की कहानी। एक कंपनी में दो सेल्समैन थे, सुरेश और नरेश। सुरेश कड़ी मेहनत का सच्चा भगत था। वह सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाता, रात में 10 बजे तक काम करता। वह हर रोज 100 लोगों को फोन करता था, अपनी स्क्रिप्ट को जोर जोर से चिल्लाता था, और अगर कोई ग्राहक उसे डांटता भी था तो वह इसे वीरता मानता था। वह अपनी मेज पर सो जाता, हर हफ्ते सबसे ज्यादा कॉल लॉन्ग करता और हमेशा खुद को संघर्षरत नायक के रूप में प्रस्तुत करता था। नरेश दोपहर 11 बजे आता, शाम 6 बजे चला जाता। वह रोज केवल 10 से 15 लोगों को फोन करता, लेकिन वह रिसर्च करके केवल उन कंपनियों को फोन करता था जिनकी समस्या का समाधान उनका उत्पादन पूरी तरह से कर सकता था।
नरेश अपनी स्क्रिप्ट को ग्राहकों के अनुसार लगातार सुधारता रहता था। एक तिमाही के अंत में नरेश का रेवेन्यू सुरेश के रेवेन्यू से 3 गुना ज्यादा था। सुरेश ने मैनेजर से शिकायत की, मैंने नरेश से 10 गुना ज्यादा मेहनत की लेकिन उसे ज्यादा बोनस मिला, यह अन्याय है। मैनेजर ने समझाया, सुरेश तुम सही हो, तुमने 10 गुना ज्यादा कॉल किए लेकिन तुम्हारी 90 कॉलें उन लोगों को थी जिन्हें हमारे उत्पादन की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारी 90 घंटे की मेहनत व्यर्थ गई। नरेश की मेहनत कम थी लेकिन वह 100% सही दिशा में केंद्रित थी। तुम्हारा संघर्ष इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम बेहतर हो, बल्कि यह प्रमाण है कि तुम्हारी रणनीति सबसे खराब थी। पुस्तक का निष्कर्ष यहां स्पष्ट है, सुरेश की कड़ी मेहनत केवल असफल रणनीति का परिणाम थी। अगर काम आपको भारी लग रहा है तो रुकिए, अपने प्रयासों की मात्रा बढ़ाने के बजाय अपनी दिशा और विधि की जांच कीजिए। ज्यादा करो कि खतरनाक सलाह। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें एक ही सवाल देते हैं, और ज्यादा मेहनत करो या हार मत मानो। यह सलाह हालांकि इरादे में अच्छी होती है, अक्सर सबसे खराब सलाह होती है। यदि आप एक दलदल में फंस गए हैं तो जोर से भागने की कोशिश करने से आप केवल और गहरे धंसेंगे। दलदल से निकलने के लिए आपको अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने की नहीं, बल्कि अपनी गतिविधि को धीमा करने और सही कोण खोजने की जरूरत है। सफल लोग ये समझते हैं कि बुरी रणनीति को केवल ज्यादा प्रयास से नहीं सुधारा जा सकता, बुरी रणनीति को केवल एक बेहतर रणनीति से ही सुधारा जा सकता है। इसीलिए जब भी संघर्ष बढ़े तो आपका पहला कदम अपनी मेहनत बढ़ाना नहीं, बल्कि रुकना और सोचना होना चाहिए। रणनीतिक आलस्य का सिद्धांत। हमें रणनीतिक आलस्य को अपनाना चाहिए। यह शब्द अजीब लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ है कि एक आलसी व्यक्ति कभी भी किसी काम को 2 बार करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए वह काम शुरू करने से पहले सबसे कुशल और टिकाऊ तरीका खोजेगा। एक मेहनती व्यक्ति तुरंत काम शुरू कर देता है और बाद में गलतियों को सुधारने में घंटों लगाता है। एक रणनीतिक आलसी व्यक्ति काम शुरू करने से पहले ज्यादा समय योजना बनाने और सबसे अच्छी प्रक्रिया खोजने में लगाता है। यही सुनिश्चित करता है कि काम पहली बार में ही सही हो। अंत में यह भाग हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। आपकी कड़ी मेहनत का असली कारण क्या है? क्या यह इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी चीज बना रहे हैं, या इसलिए है क्योंकि आप अपनी बुरी आदतों और अक्षम प्रक्रियाओं के कारण लगातार संघर्ष कर रहे हैं? कड़ी मेहनत करना बंद करो और अपनी रणनीति को एक आईने में देखो। यही सफलता सहज नहीं है तो शायद आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब अपन बात करेंगे चैप्टर 2 की, स्मार्ट वर्क और प्रक्रिया का वर्चस्व। कुल्हाड़ी को तेज करने वाला दिमाग या विज्ञान। यह खंड हमें कड़ी मेहनत की मानसिकता से बाहर निकालता है और हमें एक प्रक्रिया उन्मुख विचारक बनने का महत्व समझाता है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो समस्या आपके प्रयास की कमी में नहीं, बल्कि आपके प्रयासों की दक्षता में है। स्मार्ट वर्क का सार यह नहीं है कि आप कम काम करें, बल्कि यह है कि आप व्यर्थ का काम करना बंद कर दें और अपनी सारी ऊर्जा केवल उन गतिविधियों पर केंद्रित करें जो वास्तव में परिणाम लाती हैं।
कुंद कुल्हाड़ी का विरोधाभास, दोहराव से मूर्खता। अब अपन लकड़ी काटने वाले की एक पुरानी कहानी का उपयोग करके इस बात पर जोर देते हैं कि एक कुंद कुल्हाड़ी से घंटों तक पेड़ काटना केवल शारीरिक थकावट पैदा करता है। यह वह व्यक्ति है जो अपनी विधि में सुधार करने के बजाय अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है। हमारे आधुनिक कार्य जीवन में यह विरोधाभास तब दिखता है जब हम अप्रभावी बैठकों में घंटों बिताते हैं, हाथ से दोहराव वाले डेटा एंट्री करते हैं जो स्वचालित हो सकती है, पुरानी बोझिल तकनीक का उपयोग करके, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। जो व्यक्ति इन अक्षम प्रक्रियाओं को पहचानता है और उन्हें ठीक करने के लिए 30 मिनट का समय निकालता है, वह उस व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्टली काम कर रहा है जो उन अक्षमताओं के साथ 10 घंटे संघर्ष करता है। स्मार्ट वर्क वास्तव में रणनीतिक आलस्य की अभिव्यक्ति है। वह आलस्य जो एक बार में काम को सही ढंग से करने के लिए योजना बनाने में समय लगाता है ताकि उसे बार बार न करना पड़े। अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दो मार्केटिंग मैनेजर और स्वचालित प्रक्रिया की शक्ति। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में दो मैनेजर थे, प्रिया और संदीप। दोनों को हर हफ्ते 50 क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया रिपोर्ट्स भेजनी होती थी। प्रिया हर सोमवार को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए 8 घंटे खर्च करती थी। वह हर क्लाइंट का डेटा 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैन्युअल रूप से कॉपी और पेस्ट करती थी, टेम्पलेट में डालती थी और फिर ईमेल द्वारा भेजती थी। यह काम थकाऊ और त्रुटियों से भरा था। वह हर सोमवार को संघर्ष की नायिका थी, लेकिन उसकी मेहनत 8 घंटे से ज्यादा का कोई लीवरेज नहीं दे रही थी। संदीप, स्मार्ट वर्क या प्रक्रिया। संदीप ने शुरू में 15 घंटे खर्च किए, लेकिन उसने यह काम नहीं किया। इसके बजाय उसने एक डेटा ऑटोमेशन टूल को सीखने और सेटअप करने में निवेश किया। एक बार सेट होने के बाद यह टूल स्वचालित रूप से 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेटा खींचता, उसे रिपोर्ट टेम्पलेट में फॉर्मेट करता और क्लाइंट्स को भेज देता था। अब संदीप का साप्ताहिक रिपोर्ट बनाने में लगा समय 15 मिनट था, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम सही चल रहा है। निष्कर्ष, प्रिया अपनी कड़ी मेहनत से थक गई। संदीप ने शुरू में थोड़ी ज्यादा मेहनत एक प्रक्रिया बनाने में लगाई और फिर उस प्रक्रिया ने बाकी का सारा काम कर दिया। यह इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे प्रक्रिया में सुधार एक बार का निवेश है जो आपके अनंत बार के लिए समय और प्रयास बचाता है। आपकी सबसे बड़ी जीत अक्सर काम करने में नहीं, बल्कि काम शुरू करने से पहले सिस्टम को डिजाइन करने में छिपी होती है। बुद्धिमान आलस्य काम को पहली बार में ही सही करता है। बुद्धिमान आलस्य के दर्शन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो महान नवाचार का मूल है। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वह बहुत मेहनती थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह कार बनाने के पुराने धीमे तरीके से थक गए थे। स्मार्ट वर्क का अर्थ है कि आप किसी काम को तब तक करने से इनकार करते हैं जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप इसे सबसे कुशल तरीके से कर रहे हैं। यह हमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। क्या यह काम करने लायक है? क्या मैं इस 80% अनावश्यक कार्य को हटा सकता हूं? क्या यह स्वचालित हो सकता है? क्या कोई टूल या सिस्टम इस दोहराव वाले काम को मेरे लिए कर सकता है? यदि आप किसी कार्य को बार बार करते हैं और यह 20 मिनट से अधिक समय लेता है तो स्मार्ट वर्क का सिद्धांत कहलाता है
कि इसे स्वचालित या प्रतिनिधित्व करने का एक बेहतर तरीका खोजना आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप अपनी प्रक्रियाओं को नहीं सुधारते हैं तो आप अपनी कड़ी मेहनत को बस एक अक्षम प्रणाली में डाल रहे हैं जो आपके प्रयासों को बर्बाद कर रही है। अब अपन बात करेंगे चैप्टर 3 की, लीवरेज का सिद्धांत और सही नाव का चुनाव, प्रयास को गुणा करना। यह खंड पुस्तक का वह हिस्सा है जो सबसे क्रांतिकारी है क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी आय और प्रयास के बीच के पारंपरिक संबंध को तोड़ता है। सफल लोग केवल इसीलिए अमीर और प्रभावशाली नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा देर तक काम करते हैं, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने काम को लीवरेज करते हैं। लीवरेज का सीधा अर्थ है अपने प्रयासों को गुणक के साथ गुणा करना, जिससे आपका 1 घंटे का काम किसी और के 100 घंटे के काम के बराबर परिणाम दे सके। अगर आप सही नाव में नहीं हैं, यानी अगर आपका काम लीवरेज नहीं हो सकता, तो आप कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें, आपकी सफलता की एक निश्चित भौतिक सीमा होगी। लीवरेज वह गुप्त इंजन है जो किसी छोटे से प्रयास को विशाल परिणाम देने की शक्ति देता है। 2 तरह की आय होती हैं, सक्रिय और लीवरेज्ड। पुस्तक आय के 2 मौलिक रूप बताती है और यहीं पर कड़ी मेहनत का मिथक टूट जाता है। एक तो सक्रिय आय, एक्टिव इनकम, ये टाइम फॉर मनी या सक्रिय कड़ी मेहनत है। एक डॉक्टर, एक वकील या एक सलाहकार जितने घंटे काम करता है उसे उतना ही पैसा मिलता है। वे अपनी शारीरिक उपस्थिति और समय के बिना पैसा नहीं कमा सकते। ये नाव आपको तब तक ही आगे ले जाती है जब तक आप चप्पू चलाते हैं। लीवरेज्ड आय, ये वन टाइम एफर्ट फॉर इन्फिनिटी पेट आउट है। ये आय आपके समय से अलग हो जाती है। एक बार आप सिस्टम बना देते हैं और सिस्टम आपके लिए बार बार कमाता है। ये इंजन वाली नाव है जो आपको कम प्रयास में दूर तक ले जाती है। अपन एक उदाहरण से समझते हैं 2 शिक्षकों की कहानी। 2 शिक्षक थे, राकेश और गौरव। दोनों ही गणित पढ़ाने में माहिर थे और दोनों ने 5 साल तक बेहद कड़ी मेहनत की। राकेश सक्रिय आय, राकेश ने एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में काम किया। वह हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार पढ़ाता था। उसके पास 15 छात्रों के 4 बैच थे। वह व्यक्तिगत रूप से हर छात्र के डाउट क्लियर करता और अपनी 12 घंटे की मेहनत से महीने के अंत में एक निश्चित सैलरी कमाता। वह मेहनती था लेकिन उनका वेतन उसके समय से बंधा हुआ था। गौरव, लीवरेज्ड आय, गौरव ने पहले 6 महीने अपनी कड़ी मेहनत का उपयोग एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स और एक गणित की अभ्यास पुस्तिका बनाने में किया। उसने इन संसाधनों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। जब वह ये कंटेंट बना रहा था तो उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन ये वन टाइम एफर्ट था। अब जब गौरव सो रहा होता है या छुट्टियां मना रहा होता है, तब भी छात्र उसका कोर्स खरीदते हैं और उसकी पुस्तिका डाउनलोड करते हैं। वह अपनी एक बार की मेहनत से हजारों छात्रों तक पहुंच रहा है, जबकि राकेश केवल 60 छात्रों तक सीमित है। गौरव का लीवरेज प्रौद्योगिकी और मीडिया है। निष्कर्ष, राकेश की ईमानदारी और कड़ी मेहनत अनुकरणीय थी, लेकिन उसकी नाव छोटी थी। गौरव की शुरुआती मेहनत भी उतनी ही कड़ी थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत को एक ऐसे कंटेनर में डाला जो असीमित रूप से स्केलेबल था। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी मेहनत कहां खत्म होती है और लीवरेज
कहां से शुरू होती है। अब दोस्तों हम लीवरेज के मुख्य स्रोत की बात करेंगे जिसमें आपकी शक्ति गुणक होती है। पुस्तक हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के लीवरेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें हम अपनी सफलता को गुणा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक तो है पूंजी या पैसा। यह पैसा है जो आपके लिए काम करता है। किसी स्टॉक या रियल असिस्टेंट में 10 घंटे खर्च करके शोध करना कड़ी मेहनत है, लेकिन एक बार निवेश करने के बाद वह पैसा बिना आपकी सक्रिय भागीदारी के बढ़ना शुरू हो जाता है। आप सोते हैं लेकिन आपका पैसा नहीं सोता। श्रम या लोग, ये दूसरों की ऊर्जा, समय और प्रयास का उपयोग करता है। एक मैनेजर या उद्यमी खुद हर काम नहीं करता, वह अपनी टीम की संयुक्त मेहनत को लीवरेज करता है। वह व्यक्ति केवल रणनीतिक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उसकी टीम कार्य को क्रियान्वित करती है। अब है तीसरा, उत्पाद या मीडिया। आज के युग का सबसे शक्तिशाली लीवरेज एक ही डिजिटल उत्पाद जैसे सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट या फिर किताब बनाना, जिसे 100 लोगों के लिए बनाने में जितना प्रयास लगता है 10 लाख लोगों के लिए भी उतना ही प्रयास लगता है। आपकी एक बार की मेहनत आपको बार बार भुगतान करती है। यह भाग हमें एक मूलभूत प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है, क्या मेरा आज का काम केवल आज की कमाई के लिए है, या क्या यह एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो मुझे अगले 10 साल तक कमा कर देगा। सफल लोग समझदारी से काम करते हैं। वे अपनी 80% मेहनत उन गतिविधियों पर लगाते हैं जिनमें लीवरेज की क्षमता होती है। भले ही शुरुआत में वे बहुत कठिन लगें, उनका लक्ष्य घंटों काम करना नहीं बल्कि एक बार में एक सिस्टम बनाना है होता है जो उनके लिए काम करे। यह दृष्टिकोण ही कड़ी मेहनत की आवश्यकता को समाप्त करता है और स्मार्ट वर्क को सफलता का सच्चा नियम बनाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, दिल का काम, हार्ट वर्क और सहज प्रवाह की स्थिति जुनून की सबसे बड़ा लीवरेज है। यह खंड इस बात पर प्रकाश डालता है कि कड़ी मेहनत केवल तभी स्थायी और उच्च गुणवत्ता वाली हो सकती है जब वह जुनून से प्रेरित हो। यदि आप किसी काम में खुद को लगातार जबरदस्ती खींच रहे हैं तो आप अपनी सबसे मूल्यवान आंतरिक संपत्ति, ऊर्जा और प्रेरणा को बर्बाद कर रहे हैं। जिस काम से आपका दिल नहीं जुड़ा होता वह अनिवार्य रूप से कठिन और थका देने वाला महसूस होता है, भले ही वह भौतिक रूप से आसान हो। ऊर्जा का विरोधाभास, देना बनाम लेना। मानव मन एक इंजन की तरह काम करता है और कड़ी मेहनत इस इंजन को ईंधन देने के बजाय खत्म कर देती है। जब आप ऐसे काम करते हैं जो आपके स्वभाव के विपरीत है या जिनमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपको काम शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए अपनी विल पावर का उपयोग करना पड़ता है। विल पावर एक सीमित संसाधन है, इसे हर दिन खर्च करने से आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत दिल का काम वह काम है जो आपको ऊर्जा देता है। जब आप अपने जुनून वाले क्षेत्र में होते हैं तो आप प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं। प्रवाह की स्थिति में आप घंटों काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं, आप खेल रहे होते हैं। आपका ध्यान इतना केंद्रित होता है कि समय का एहसास नहीं होता और आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। यह सबसे बड़ा लीवरेज है क्योंकि यह आपके प्रयासों को जबरदस्ती नहीं करवाता बल्कि उन्हें सहज रूप से प्रेरित करता है।
अब दोस्तों अपन एक उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। दो लेखक और ऊर्जा का प्रवाह। दो दोस्त थे, अमन और प्रवीण, जिन्होंने एक ही समय में अपनी पहली किताबें लिखना शुरू किया। अमन कड़ी मेहनत बिना दिल के। अमन के बाजार के ट्रेंड को देखा और एक उच्च मांग वाला लेकिन नीरस विषय चुना, जैसे जटिल कर कानून पर एक तकनीकी गाइड। वह हर दिन 8 घंटे लिखता था, लेकिन हर वाक्य एक संघर्ष था। वह खुद को मेज पर बांध कर रखता था और लेखन के बाद पूरी तरह से थक जाता था। वह केवल अपनी किताब पूरी करने पर केंद्रित था। उसकी लिखावट सटीक थी, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं थी। प्रवीण हार्डवर्क प्रवाह में। प्रवीण ने एक ऐसा विषय चुना जिसके बारे में वह वास्तव में भावुक था। प्राचीन भारतीय दर्शन और उसके आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। वह बिना किसी टाइमर के लिखता था। कई बार वह सुबह 4 बजे उठ जाता था, क्योंकि एक विचार उसे परेशान कर रहा था। वह हंसता, रोता और अपने लेखन में पूरी तरह खो जाता। उसका लेखन उसे ऊर्जा देता था। निष्कर्ष, अमन ने अपनी किताब 8 महीने में जबरदस्ती पूरी की, लेकिन उसकी किताब नीरस थी और औसत बिकी। प्रवीण ने अपनी किताब 12 महीने में आनंद के साथ पूरी की और उसकी किताब न केवल अच्छी बिकी, बल्कि लोगों को गहराई से प्रभावित भी किया। प्रवीण की किताब में वह जुनून, गहराई थी जिसे अमन की विल पावर कभी हासिल नहीं कर सकती थी। पुस्तक में हमें सिखाती है कि जब आप दिल का काम करते हैं तो आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। चूंकि आप विषय का आनंद लेते हैं, आप सीखने और सुधार करने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक उत्सुक होते हैं। आप सबसे ज्यादा टिकाऊ होते हैं। विफलताएं आपको तोड़ती नहीं हैं, क्योंकि प्रक्रिया ही आपके लिए पुरस्कार होती हैं। उत्कृष्टता स्वाभाविक रूप से आती है। आप काम को सिर्फ ठीक करने के बजाय उसे बेहतरीन बनाने की जिद रखते हैं। कड़ी मेहनत को जुनून में बदलना। यह खंड यह भी स्पष्ट करता है कि जुनून का मतलब हमेशा मजेदार होना नहीं है। यहां तक कि दिल के काम में भी कठिन क्षण, नीरस कार्य और चुनौतियां आती हैं। लेकिन जब जुनून मौजूद होता है तो ये चुनौतियां केवल हल की जाने वाली समस्याएं बन जाती हैं, न कि छोड़ने का बहाना। पुस्तक हमें सलाह देती है कि यदि आप किसी ऐसी नाव में हैं जिसमें लीवरेज की क्षमता है, लेकिन आपको संघर्ष महसूस हो रहा है, तो अपनी नौकरी छोड़ने से पहले यह देखें कि क्या आप उस काम के भीतर दिल का काम खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, एक नीरस काम तो हो सकता है कि आपकी असली खुशी रिकॉर्ड कीपिंग में न हो, बल्कि जटिल डेटा से सरल कहानी जैसी अंतर्दृष्टि निकालने में हो। अपनी भूमिका को उस 20% कार्य पर केंद्रित करें जो आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। इस तरह जुनून आपके सभी स्मार्ट वर्क और लीवरेज को ईंधन देता है, जिससे आपकी सफलता का इंजन कभी रुकता नहीं है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, अनावश्यक प्रयास से मुक्ति और प्राथमिकताओं पर ध्यान। सभी प्रयास समान नहीं होते। लेखक तर्क देते हैं कि कड़ी मेहनत करने वाले लोग अक्सर अपनी ऊर्जा को उन 80% कार्यों पर खर्च कर देते हैं और केवल 20% परिणाम देते हैं, और इस प्रक्रिया में वे पूरी तरह से थक जाते हैं। स्मार्ट वर्क की मानसिकता इसके विपरीत काम करती है। यह आपको सिखाती है कि आपको उन 80% व्यर्थ के कार्यों को जानबूझकर हटाना है,
ताकि आप अपनी सारी ऊर्जा और लीवरेज को उन महत्वपूर्ण 20% कार्यों में लगा सकें जो आपके 80% परिणाम लाते हैं। यह मुक्ति ही अत्यधिक कड़ी मेहनत की आवश्यकता को समाप्त करती है। पेरेटो सिद्धांत का अनुप्रयोग समझते हैं हम। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि आपकी सफलता में कुछ ही काम वास्तव में निर्णायक होते हैं। इसे पेरेटो सिद्धांत या नियम 80 या 20 का नियम कहा जाता है। उदाहरण, 2 कॉफी शॉप मालिक। शहर में 2 प्रतिद्वंदी कॉफी शॉप थे। राहुल का द डेली गाइड और विवेक का द फोक्स्ड फ्रोपी। राहुल मेहनती, बिखरा हुआ। राहुल हर चीज में कड़ी मेहनत करता था। वह अपनी मेन्यू लिस्ट में 100 तरह की कॉफी और स्नैक्स रखता था, क्योंकि वह मानता था कि ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प होने चाहिए। वह खुद ही हर सप्लायर से मिलता, हर तरह के स्नैक्स के लिए विज्ञापन बनाता। वह हर दिन 14 घंटे काम करता था, लेकिन उसका 80% समय छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों को प्रतिबंधित करने में जाता था, जैसे कि कौन सा सप्लायर आज ब्लूबेरी मफिन नहीं लाया। वह बहुत काम करता था लेकिन बहुत कम कमाता था। विवेक स्मार्ट और केंद्रित। विवेक ने अपने डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि उसके 80% ग्राहक केवल 10 तरह के कोर उत्पादों एस्प्रेसो, लट्टे, कैपेचिनो और 2 लोकप्रिय सैंडविच के लिए आते हैं। उसने तुरंत अपने मेन्यू से बाकी 90 उत्पादन हटा दिया। इससे इन्वेंट्री प्रबंधक 90% आसान हो गया। उसने अपनी सारी मार्केटिंग केवल उन 10 उत्पादों की उच्च गुणवत्ता पर केंद्रित की। उसने ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें लीवरेज मिला। मुफ्त वर्ड ऑफ माउथ प्रचार। विवेक ने जानबूझकर 90 उत्पादन यानी 80% कार्य को हटा दिया। अब वह अपने केवल 10 उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता था जो उसे 80% से अधिक लाभ दे रहे थे। राहुल 14 घंटे काम करके संघर्ष कर रहा था, जबकि विवेक 8 घंटे काम करके अधिक लाभ कमा रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत उच्च मूल्य वाले कार्य पर केंद्रित थी। न कहने की शक्ति, द पावर ऑफ सेइंग नो। सफल होने के लिए आपको उतनी ही बार ना कहना आना चाहिए जितनी बार की हां। कड़ी मेहनत करने वाले लोग अक्सर खुद को व्यस्त रखने के लिए हर अनुरोध और अक्सर को स्वीकार कर लेते हैं, यह सोचकर कि अधिक व्यवस्था ही अधिक सफलता लाएगी। स्मार्ट वर्क की मानसिकता में हर नया अनुरोध एक संभावित खतरा है। यह आपकी सीमित ऊर्जा को आपके 20% उच्च मूल्यों वाले कार्यों से दूर खींच सकता है। कड़ी मेहनत वाला व्यक्ति हर मीटिंग अनुरोध स्वीकार करता है, हर ईमेल का तुरंत जवाब देता है और हर सामाजिक दायित्व को पूरा करता है। स्मार्ट वर्क वाला व्यक्ति पूछता है, क्या यह गतिविधि मुझे मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के 20% करीब ले जाएगी? यदि नहीं, तो वह विनम्रता से ना कह देता है, जिससे उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय बचता है। यह जानबूझकर कम करने और हटाने की प्रक्रिया ही अनावश्यक प्रयास से मुक्ति दिलाती है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं तो 80% अनावश्यक कार्यों को हटाते हैं, तो अचानक आपके पास लीवरेज लागू करने, प्रक्रियाओं को सुधारने और अपने जुनून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और मानसिक ऊर्जा दोनों होती हैं। संक्षेप में, यह भाग हमें सिखाता है कि सफलता कोई योग की प्रक्रिया नहीं जहां आपको हर चीज जोड़नी है। यह एक घटाव की प्रक्रिया है जहां आपको केवल आवश्यक चीजों को छोड़कर बाकी सब हटाना है। यही सफलता की सहजता की कुंजी है। चैप्टर 6 की बात करेंगे, स्मार्ट सफलता का एकीकरण, संघर्ष से सहजता तक का अंतिम खाका। वाई हार्ड वर्क इज ओवररेटेड। सफलता कोई रैखिक दौड़ नहीं है।
जिसमें आप बस जोरदार प्रयास करते रहें, बल्कि ये एक गैर रेखिक प्रणाली है जहां रणनीति, फोकस और आंतरिक प्रेरणा का गुणनफल होता है। जब आप पुस्तक के पांचों सिद्धांतों को अलग अलग देखने के बजाय एक एकीकृत खाके के रूप में देखते हैं, तो आप संघर्ष की मानसिकता से निकलकर सहजता की मानसिकता में प्रवेश कर जाते हैं। ये एकीकृत दृष्टिकोण स्मार्ट सफलता का वास्तविक अर्थ समझाता है। एकीकृत मॉडल, कम प्रयास में अधिक परिणाम। यह मॉडल हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत हमेशा न्यूनतम होनी चाहिए, जबकि रणनीतिक प्रयास हमेशा अधिकतम होना चाहिए। दिशा की पहचान, दिल का काम, वह पहला कदम है। यह आपको सही नाव चुनने में मदद करता है। यही आप जुनून से प्रेरित नहीं हैं तो आपकी मेहनत में स्थिरता नहीं होगी। आपकी आंतरिक प्रेरणा आपको वह अटूट फोकस देती है जिसकी आवश्यकता होती है, जिससे आप थका देने वाले बाहरी अनुशासन पर निर्भर नहीं रहते। प्रभाव, यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत ऊर्जा छीनती नहीं है, बल्कि ऊर्जा देती है, जिससे आप स्वाभाविक रूप से 100% समर्पित होते हैं। सही क्षेत्र का चुनाव, एक बार जब आप दिशा पहचान लेते हैं तो आप उसे एक ऐसे उच्च लीवरेज वाले क्षेत्र यानी कि भाग 3 में डालते हैं जहां आपकी मेहनत गुणनफल दे सके। आप अपनी मेहनत को सक्रिय आय, समय के बदले पैसा वाले काम पर नहीं, बल्कि डिजिटल मीडिया, पूंजी या लोगों को लीवरेज करने वाले काम पर लगाते हैं। प्रभाव, यह सुनिश्चित करता है कि आपके सीमित घंटे अधिकतम स्वाभाविक परिणाम दें। यह संघर्ष को दूर करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार की मेहनत से असीमित बार भुगतान मिल सकता है। दक्षता का निर्माण, स्मार्ट प्रोसेस, सही नाव और सही दिशा मिलने के बाद आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते हैं। भाग 2 की बात है ये। आप हर कार्य के लिए सबसे कुशल प्रक्रिया विकसित करते हैं, स्वचालन और सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो वह काम सबसे कम समय और ऊर्जा में पूरा हो। यह व्यर्थ की कड़ी मेहनत को काट देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कदम आवश्यक है। अब है फोकस की रक्षा। अंत में आप फोकस की रक्षा करते हैं, यानी भाग 5 की बात करते हैं। आप पेरेटो सिद्धांत लागू करते हैं और उन 80% अनावश्यक कार्यों और अनुरोधों को ना कहना सीखते हैं जो आपके लीवरेज और प्रक्रिया को बाधित करते हैं। इसका प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि आपका सारा समय उच्च मूल्य वाले 20% कार्यों पर केंद्रित रहे। यह आपको अनावश्यक संघर्ष और थकानों से बचाता है। जब ये चारों तत्व मिलते हैं तो कड़ी मेहनत एक अलग प्रयास नहीं रह जाता, ये ऑटो पायलट पर आपकी सहज, अनुशासित और अत्यधिक उत्पादक कार्यशैली बन जाती है। आप कठिन काम करते हैं, जैसे एक जटिल कोड लिखना या एक नया सिस्टम बनाना, लेकिन ये आपको कड़ी महसूस नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सही नाव, सही दिशा और सबसे कुशल प्रक्रिया में किया जा रहा है। ये अंतिम निष्कर्ष कड़ी मेहनत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। अपनी घड़ी को देखना बंद करें और ये देखना शुरू करें कि आप अपनी मेहनत को कहां लगा रहे हैं और आप इसे कैसे कर रहे हैं। आपकी सफलता का रहस्य घंटों की संख्या में नहीं, बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता में छिपा है। तो अब आप जानते हैं कि कड़ी मेहनत की सफलता की एकमात्र शर्त नहीं है। हमें सीखा है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना, बल्कि सही काम करना है। सही नाव में बैठकर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके और अपने जुनून, हार्ड वर्क से ऊर्जा लेते हुए। याद रखिए, आपका संघर्ष एक चेतावनी है, गौरव नहीं। आज से ही अपनी कार्यशैली का विश्लेषण करें।
क्या आप लीवरेज का उपयोग कर रहे हैं? ये भाग 3 की बात है। क्या आप अपनी प्रक्रिया को सुधार रहे हैं? ये भाग 2 की बात है। क्या आप अनावश्यक 80% कार्यों को ना कर रहे हैं? ये भाग 5 की बात है। इन सिद्धांतों को अपनाएं और आप देखेंगे कि आपकी सफलता सहज और टिकाऊ बन जाएगी। दुनिया को अपनी घड़ी के घंटों से प्रभावित करना बंद करें और अपने परिणामों से प्रभावित करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद और स्मार्टली काम करते रहिए।